और अब वक्त है सवाल घर घर काका। बड़े बड़े डॉक्टरों के साथ छोटे छोटे सवाल। हमारे साथ आज मैक्स अस्पताल की सीनियर डायरेक्टर लेबोरेटरी मेडिसिन डॉक्टर पूनम दास हैं और मैक्स अस्पताल के ही एसोसिएट डायरेक्टर इंटरनल मेडिसिन डॉक्टर रोमल टिक्कू हैं। डॉक्टर, स्वागत है आपका। बड़े बड़े आप डॉक्टर्स हैं, हम छोटे छोटे सवाल लेकर आए हैं। डॉक्टर टिक्कू, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे कि क्या सिर्फ छिलके वाले फल खाने हैं? लोग कह रहे हैं कि सिर्फ छिलके वाले ही फल खाओ। नहीं, आप फल कोई भी खा सकते हैं। आपको सिर्फ सावधानी ये रखनी है कि उसको साफ करना अच्छी तरह से। ठंडे पानी से भी अगर आप साफ करेंगे तो काफ़ी है। अच्छा। और जो पैकेज आता है उसका आप ध्यान रखिए, उसको गार्बेज में डालने के बाद हाथ धो लीजिए। और जो फ्रूट्स वगैरह है उसको अच्छी तरह से धोइए, फ्रिज में रखिए और फिर से हाथ धोइए। ऐसा सिर्फ पानी से धो लीजिए, साबुन लगाने की जरूरत नहीं है। पानी से अच्छी तरह से आप धो लीजिए, काफ़ी है। अच्छा। खाने पीने से वैसे भी ट्रांसमिट होता नहीं है, बट फिर हाँ। भी अगर हाथ लग गया हो इन्फेक्टेड पेशेंट का, तो अच्छी तरह से धो लें, वो काफ़ी है। डॉक्टर पूनम, दूध दही की जो बात करते हैं तो वो पैकेट वाला ही खरीदना है? देखिए, पैकेट वाला में यूज़ करते आ रहे हैं। जिन लोगों के पास डायरेक्ट आ रहा है वो भी ठीक है, पर द कॉन्सेप्ट इज़ कि आप जो भी चीज़ घर के अंदर ला रहे हैं, चाहे वो पैकेट वाला दूध है या पैकेट वाला दही है, उसको तो ऐसा नहीं है कि दूध के अंदर या दही के अंदर वायरस पाया जाएगा, ऐसा नहीं है। बट आप जो तो भी सामान बाजार से घर ला रहे हैं, पैकेट वाला नहीं, ऐसा है कि पैकेट वाला नहीं खरीदें, सीधा वाला लें जो खुला दूध मिलता है, वो बेटर है क्या इस वक्त? नहीं, अगर आप ऐसा कुछ नहीं है। आपको सिर्फ अगर पैकेट वाला इजीली अवेलेबल है, जो कि एटलीस्ट बड़े बड़े शहरों में, मेट्रोज में और सब जगह है, उसको आप लेके आएं और आप धो लें और आराम से यूज करें। जो भी चीज़ आपको अवेलेबल है आज के दिन में, अगर चॉइस है तो मतलब कुछ भी यूज कर सकते हैं दोनों में। हम ये कहना चाह रहे हैं एज डॉक्टर्स कि दूध या दही के अंदर से वायरस नहीं जाएगा। हाँ, जिस चीज़ में आप उस दूध या दही को ला रहे हैं उसको धो दीजिए। अच्छा, नहीं तो अगर दोनों अवेलेबल, जैसे दही खुली भी अवेलेबल है और पैकेट वाली भी अवेलेबल है, तो ऐसा कोई प्रेफरेंस नहीं है? मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी। दो तीन चीज़ें होती हैं जिसमें बैक्टीरिया वगैरह भी बहुत मल्टीप्लाई कर जाते हैं बहुत जल्दी। और इंडियन सिनेरियो में, हमारे इंडियन घरों में, आप अगर कोरोना वायरस को भी ना लें, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो दही या किसी चीज़ में मल्टीप्लाई करेगा, बट दही और सैलेड, जो कटा हुआ सैलेड होता है बाहर का या ओपन दही होता है, उसमें हमने देखा है एज लैब पीपल कि उसमें एटलीस्ट बैक्टीरिया जो है वो काफ़ी मल्टीप्लाई कर जाते हैं। अच्छा। तो तभी हम लोगों को कहते हैं कि अगर आप सैलेड घर पे खाइए, क्योंकि वो अच्छा धुला हुआ होता है। और सैलेड कटा हुआ और दही जो है, ओपन दही जो है, गैदरिंग्स में या बाहर, ये अवॉइड ही करिए। तो अगर कोरोना वायरस नहीं है, कोई और बैक्टीरिया होगा, सपोज आपका कोई पेट खराब हो जाए, उससे आपकी इम्यूनिटी कम हो जाएगी तो कोई वायरस आ जाएगा। बट इंडियन सिनेरियो में ये है, हमने देखा है एज लैब पीपल की दही के प्रोडक्ट्स जो हैं, जैसे शादियों में होते हैं या कहीं बाहर आप जाते हैं, मिलते हैं आपको, या कटा हुआ सैलेड है, इसको आप अवॉइड करिए। ठीक। डॉक्टर टिक्कू, ये जनरल हेल्थ के लिए है, आपके लिए। जी जी जी। डॉक्टर टिक्कू, डेंटिस्ट, दांतों में दर्द, ये डेंटिस्ट के पास लोग जाते हैं, तो दांतों का इलाज करवा लें इस टाइम या वेट करें? अगर वेट नहीं कर सकते हो तो क्या करें? देखिए, अभी जो भी मेडिकल इमरजेंसीज हैं उन्हीं को अपना इलाज कराना चाहिए। जो चीज़ अभी पोस्टपोन हो सकती है, इमरजेंसी नहीं है, उसे हमें अभी अवॉइड ही करना चाहिए। क्योंकि अगर हम हॉस्पिटल्स, क्लिनिक्स में जाते हैं, वहाँ पर चांस है कि आपको इन्फेक्शन हो, कोई इन्फेक्टेड पेशेंट हो, तो वैसे ही घर से बाहर अभी नहीं निकलना है अनलेस कोई मेडिकल इमरजेंसी है। और रहा सवाल डेंटल प्रोसीजर्स का, उससे थोड़ा सा रिस्क होता है क्योंकि एरोसॉल्स जनरेट होते हैं। अच्छा। तो डेंटल प्रोसीजर्स तो तभी करने चाहिए एकदम इमरजेंसी हो। और यूजुअली डेंटल इमरजेंसीज उतनी होती नहीं है। कैविटी है, रूट कैनाल है, अभी कोई ज़रूरत नहीं। अगर आपको दर्द हो रहा है बहुत ज़्यादा तो आप पेन किलर ले सकते हैं डॉक्टर डेंटिस्ट से बात करने के बाद, या इन्फेक्शन है तो मे बी वो आपको एंटीबायोटिक्स वगैरह दें। क्योंकि देखिए, डेंटिस्ट और ये पल्मोनोलॉजिस्ट जो भी प्रोसीजर्स हम करते हैं ना, जैसे एरोसोल्स जनरेट होते हैं, उससे रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो आगे जो जब लॉकडाउन खुलेगा और जब क्लिनिक्स वगैरह शुरू भी होंगे, तो उन्हें पीपीज वगैरह, सैनिटाइजेशन, सारा क्लिनिक का सामान रखना दे इज़ अ गाइडलाइन फॉर दैट, जो फॉलो करनी होगी। मे बी गवर्नमेंट विल टेल अस कि क्या करना होगा, कैसे अपने आप को बचाना होगा और मरीजों को भी बचाना होगा। मे बी कोई टेस्ट की गाइडलाइंस आ जाए कि उनको टेस्ट करना होगा, तभी उनका प्रोसीजर किया जाए। तो एज ऑफ नाउ तो मैं बोलूँगा कि अगर इमरजेंसी नहीं है
तो आप बिल्कुल कुछ मत कीजिए, घर पे बैठिए, टेली कंसल्टेशन कीजिए। अगर डेंटिस्ट से नहीं कर पा रहे हैं तो फिजिशियन से पूछिए, एटलीस्ट फॉर द टाइम बिंग वो आपको कुछ बता देंगे नुस्खा पेन कम करने का, इमरजेंसी मेजर्स के लिए। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ऑब्वियसली, फिर तो आपको मेडिकल इमरजेंसी रूम में जाना ही पड़ेगा, हॉस्पिटल हो या क्लिनिक हो। वो भी आप पहले अपने डॉक्टर से बात कर लीजिए सो दैट वो प्रिपेयर्ड हो, तैयार हो, उनका भी सामान वगैरह मास्क हो या पीपी हो वो तैयार हो, अकॉर्डिंगली वो आपको हैंडल करेंगे। बट जनरली एज ऑफ नाउ हॉस्पिटल्स क्लिनिक्स मत जाइए अगर आपको कोई मेजर इमरजेंसी नहीं है। और आप कह रहे हैं कि जब ये खुलेंगे तब भी कुछ ऐसे तब रूल्स भी, होंगे, हाँ जी। हाँ, जब भी ऐसे रूल्स ही होंगे जिसमें पूरी सावधानी बरतनी होगी। देखिए हम ऐसे क्लिनिक्स नहीं खोल सकते अब कि जैसे नॉर्मल रूटीनली पहले हो रहा था। हाँ। अभी हमें भी सावधानी रखनी होगी, कहीं वहां ना फैल जाए। जो वेटिंग एरियाज हैं वहां पर क्या करना होगा, कितनी डिस्टेंस रखनी होगी, मास्क सबके लिए रखने होंगे वेटिंग एरियाज में। खुद जो स्टाफ है, रिसेप्शनिस्ट है, उसको क्या करना होगा, हम डॉक्टर्स को क्या पहनना होगा, कितना रिस्क है, कौन सी ब्रांच के डॉक्टर को ज्यादा रिस्क है। जैसे डेंटिस्ट हैं, पल्मोनोलॉजिस्ट हैं, इंटरनल मेडिसिन फिजिशियंस जो हम हैं, हमें ज़्यादा रिस्क होता है कि सर्दी खांसी वाले हमारे पास ज़्यादा आते हैं। वैसे ही डेंटिस्ट का भी होता है कि वो ओरल प्रोसीजर्स करते हैं, एरोसॉल जनरेट होते हैं। तो हम लोगों को कुछ गाइडलाइंस होगी जो हमें बताया जाएगा, हम उसको फॉलो करेंगे सो दैट आपकी भी सेफ्टी हो और हेल्थ केयर वर्कर्स की भी सेफ्टी हो। डॉक्टर पूनम, पानी की जहां तक बात करें, गर्मी में भी गर्म पानी ही पीना है? ये में हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था जी जी। कि छोटी छोटी चीजें हैं। अगर आपका, कई लोगों का थ्रोट जो होता है वो थोड़ा सेंसिटिव होता है ठंडे पानी को लेके। कई लोग बर्फ भी खा जाते हैं और उनके थ्रोट को कुछ नहीं होता है। तो अगर आपका थ्रोट थोड़ा सा सेंसिटिव है और आपको लगता है कि आपके ठंडे पानी से आपका गला खराब होगा, आपकी इम्यूनिटी कम हो जाएगी, फिर आपको मेडिसिन लेनी पड़ेगी, तो आप वार्म वाटर पी लीजिए। मतलब ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आप कर सकते हैं। पर ये कहना कि भाई सभी लोगों को वार्म वाटर अच्छा है और वार्म वाटर ही पीते रहें, ऐसा नहीं है। आप इंडिविजुअल अपना देखिए। जैसे कई लोग आते हैं, हमको कहते हैं कि हम गर्मी में भी ठंडा पानी नहीं पीते, हमारे गले में दर्द हो जाती है। आप अवॉइड कीजिए और थोड़ा सा ल्यूक वार्म वाटर पीजिए। तो ये थोड़ी चीज़ें जो हैं वो आपको अपने बॉडी के बारे में पता है। कई लोगों को कुछ चीज़ एलर्जी करती है, कई लोगों को कुछ चीज़। तो जो आपको लगता है कि आपकी बॉडी के लिए ठीक नहीं है, गले के लिए ठीक नहीं है, उसको अवॉइड करिए। उसकी जगह माइल्ड ल्यूक वार्म वाटर पी लीजिए। तो बहुत आप आसानी से कर सकते हैं। पर द पॉइंट इज दैट यू शुड नो योर बॉडी वेल। हर व्यक्ति की बॉडी अलग है, हर व्यक्ति के एलर्जीज अलग हैं, हर व्यक्ति को पता रहता है कि मुझे ये चीज़ सूट करती है, ये चीज़ नहीं सूट करती। अगर आपको कुछ चीज़ नहीं सूट करती तो उसको अवॉइड करिए। उसमें आपका हेल्थ भी ठीक रहेगी, इम्यूनिटी भी ठीक रहेगी। जी जी जी। यही कॉन्सेप्ट है बस। डॉक्टर टिक्कू, बच्चों की जहां तक बात करें तो वो जंक फूड तो वो वाला तो नहीं मिल रहा, बर्गर्स वगैरह, लेकिन ये चिप्स, चॉकलेट्स, ये भी अवॉइड करने हैं बच्चों को देने? हाँ जी, जितना हो सके अवॉइड ही करना चाहिए, क्योंकि जंक फूड एम्प्टी कैलोरीज होती हैं, उससे वेट बढ़ जाता है। वैसे भी आजकल हम बाहर घूमने रहे हैं, बच्चे भी ज़्यादा स्पोर्ट्स वगैरह में पार्ट नहीं ले रहे हैं, अंदर ही रुक रहे हैं, अंदर ही कोई स्पोर्ट्स खेल रहे हैं या जो भी इंडोर गेम्स है वो नहीं, खेल रहे मतलब इससे कोई खतरा तो, वैसा वाला खतरा तो नहीं है? हैं। नहीं, खतरा तो नहीं है ऐसा, बट जनरली क्योंकि आप अंदर ही हो, एक्टिविटीज कम है, वजन वैसे बढ़ने का चांस है, और बच्चों में वजन नहीं बढ़ना चाहिए वैसे भी, और स्पोर्ट्स कम कर रहे हैं, और ये कैलोरीज में कोई न्यूट्रिशन ज़्यादा होता नहीं, ऐसी चीज़ों में ज़्यादा फैट और कार्ब्स ही होते हैं, तो वज़न बढ़ जाएगा और वही प्रॉब्लम है, और अदरवाइज तो कुछ नहीं है। खा सकते हैं थोड़ा बहुत बीच बीच में, बट ऐसा ज़्यादा सेवन इन चीज़ों का नहीं करना है। ये बात बार बार आ रही है कि भाई लिफ्ट के इस्तेमाल का क्या करें? लिफ्ट का इस्तेमाल बंद कर दें, तो लिफ्ट में छूना पड़ता है बटन वगैरह को, और दूसरा फिर वो एक एक्सरसाइज नहीं हो रही है, तो वो एक कोशिश करें कि लिफ्ट में ना जाएं। इसका कोरोना से क्या रिलेशन है? हाँ, तो इसका कोरोना से वही रिलेशन है जो कि आपके दरवाजों के हैंडल्स का है या आपके टेबल का है या कहीं है। ये अच्छा मौका है कि अगर आप तंदुरुस्त हैं और आप सीढ़ियाँ ले सकते हैं, तो अपने आदत बनाइए और आप सीढ़ी लेके ऊपर जाइए। अब हम लोग पहले भी ये डिस्कस कर चुके हैं कि कोरोना वायरस का ये जो वायरस है ये ड्रॉपलेट्स में रहता है। तो कोई इन्फेक्टेड व्यक्ति होगा, उसके ड्रॉपलेट से कहीं भी जा सकते हैं ड्रॉपलेट्स। तो वो कहीं हैंडल्स में हो सकते हैं, आपके एलिवेटर्स के बाहर जो बटन्स हैं उसमें हो सकते हैं, अंदर जाएंगे आप, एलिवेटर बंद होगा, आप 3rd या 4th फ्लोर दबाएंगे, उसमें हो सकता है। तो ये जनरल चीज़ है। बट आई थिंक ये एक बहुत अच्छा टाइम है कि बच्चे स्पेशली और यंग लोग जितना सीढ़ी चढ़ सकें अपनी आदत डालिए और सीढ़ी चढ़िए।
एलिवेटर्स आप सीनियर सिटीजन्स के लिए रहने दीजिए, या वो लोग जो नहीं सीढ़ी में जा सकते हैं उनके रहिए, बट अदरवाइज हेल्दी है। वैसे भी आपको एक्सरसाइज तो करनी रहे अनलेस अनटिल आपके घर में जिम हो, तो ये भी आसान तरीका है। आप एरोबिक एक्सरसाइज करें, आप 4th या 5th फ्लोर पे पैदल जा रहे हैं आप, दैट्स अ गुड। जैसे रोमिल कह रहे हैं कि आजकल एक्सरसाइज नहीं हो रही क्योंकि सब घर पे हैं, तो ये तो एक अच्छी एक्सरसाइज भी है। ऑल्सो वो जो सरफेस होगा, आपको पता नहीं किसने छुआ है किसने नहीं छुआ है, ड्रॉपलेट है या नहीं है, आप अवॉइड करिए। मैं आजकल हर एलिवेटर अवॉइड कर रही हूँ, तो ये एक पर्सनल ओपिनियन है, बट अच्छा है। इट्स अ वे ऑफ डूइंग एन एरोबिक एक्सरसाइज। अगर आप कर सकते हैं तो आपको अभी नहीं हमेशा करना होगा, आप आदत डालिए। हाँ, अब तो कई चीज़ों की आदत डालनी होगी, ऐसा लग रहा है ज़माना वही आ गया है। डॉक्टर टिक्कू, अब सबसे ख़तरनाक जो बात आ रही है वो आ रही है एसिम्टोमेटिक। भाई लक्षण, आप सब डॉक्टर्स ने बताया कि भाई खांसी हो, बुखार हो, गले में हो कुछ, तो आप टेस्ट कराइए या आपको थोड़ा सा जाना चाहिए डॉक्टर के पास। अब ये जो लक्षण नहीं है तो भी क्या कोरोना टेस्ट करवाना है? क्योंकि तो सरकार भी कह रही है कि 80% पेशेंट ऐसे हैं जिनमें लक्षण ही नहीं थे। देखिए, सबका टेस्ट तो हो नहीं सकता है, और वैसे भी जो आईसीएमआर की गाइडलाइंस है वहाँ एसिम्टोमेटिक पेशेंट्स का टेस्ट तो होगा ही नहीं। जो एसिम्टोमेटिक टेस्ट हो रहे हैं अभी, जो पॉजिटिव जो हमें पता चल रहा है, ये कॉन्टैक्ट्स हैं, या तो ट्रैवल हिस्ट्री है या कोई पॉजिटिव केस के कांटेक्ट में थे इसलिए उनका टेस्ट किया गया, और इंसिडेंटली उनको पता चला। टिक होने का मतलब है कि कोई लक्षण नहीं है बीमारी का, हाँ। ना फीवर है, ना खांसी है, ना सांस फूल रहा है। अब कैसे पता चले जाएगी डिजीज? अब उसके फायदे भी हैं और नुकसान भी हैं। अब आप पूछेंगे कि क्या फायदा हो सकता है बीमारी फैलने से, क्योंकि माइल्ड डिजीज है। अगर 80% माइल्ड है या एसिम्टोमेटिक है, दैट मींस 80% पॉपुलेशन को तो कुछ भी नहीं होगा, होगी नहीं कोई प्रॉब्लम, कॉम्प्लिकेशन नहीं होगी। अब वो किनको होगी कॉम्प्लिकेशन? जो 60 एंड अबव हैं, वो 20% जो बचे हुए हैं जिनको क्रॉनिक मेडिकल प्रॉब्लम्स है, डायबिटीज है, हार्ट डिजीज है, किडनी फेलियर है, लिवर प्रॉब्लम्स हैं, कैंसर पेशेंट्स है, उनमें होगी। सो उन पे हमें ज्यादा ध्यान देना होगा। इस सब से हमें ये समझ आ रहा है कि अगर 80% माइल्ड है और मेजॉरिटी केसेस हैं 60 के से कम, तो ठीक है, वो तो ठीक हो रहे हैं। तो एल्डरली में ध्यान दीजिए, उनकी गाइडलाइंस अलग होनी चाहिए, ज्यादा स्ट्रिक्ट होनी चाहिए। तो रहा सवाल, और इससे हर्ड इम्यूनिटी भी हो जाएगी। अब जो हर्ड इम्यूनिटी ब्रिटेन में पहले सवाल उठा था कि उस टाइम पे शायद नहीं था सही बोलना, क्योंकि कई ज्यादा जाने जा सकती हैं, आगे जाके वैक्सीन आएगी तो मे बी विल बी एबल टू प्रिवेंट इट। मगर एज ऑफ नाउ अगर बहुत ज्यादा लोगों को हो गया है तो एक फायदा ये है कि हर्ड इम्यूनिटी हो जाएगी, विदाउट सिम्टम्स उनको इम्यूनिटी हो रही है, ये फायदा है। नुकसान यही है कि जो एसिम्टोमेटिक पेशेंट्स फैलाते जाएंगे, उनमें से जो एल्डरली या हाई रिस्क हैं, अगर उन्हें हुआ तो उनमें कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है। शॉर्ट इसका ये एक रक्स है कि जो एल्डरली है उन्हें हमें एकदम अलग रखना है, दूर रखना है, उनकी डबल ज्यादा मेजर्स लेने हैं, स्ट्रिंजेंट रहना है, लॉकडाउन के बाद भी उनके साथ स्ट्रिंजेंट रहना है, फैमिली मेंबर्स को भी उनसे दूर रहना है, मास्क लगाना है, हाथ धोना है। क्योंकि अगर हम ये मान लेते हैं कि एसिम्टोमेटिक पेशेंट्स बहुत ज्यादा हैं, 80% है कम्युनिटी में, तो हम लोग को, सब यंग लोगों को 50 से कम जो हो गया, हम ठीक भी हो जाएंगे। मे भी कुछ लोगों को प्रॉब्लम्स होंगी, बट हॉस्पिटल्स हैं, डॉक्टर्स हैं, हम ठीक हो जाएंगे, बट कॉम्प्लिकेशंस या मोर्टेलिटी उतनी नहीं होगी। तो एल्डरली, इस टाइम पे फोकस एल्डरली में होना चाहिए। अगर आप एसिम्टोमेटिक की बात कर रहे हो तो फोकस अबाउट एज ग्रुप, वल्नरेबल एज ग्रुप, जिन्हें मेडिकल प्रॉब्लम्स हैं। फायदे भी हैं एसिम्टोमेटिक होने के, जैसे मैं बता रहा हूँ, आगे जाके हर्ड इम्यूनिटी में फायदा होगा, और उसका ये मतलब है कि ज्यादा बीमारी खतरनाक है नहीं अगर 80% में एसिम्टोमेटिक है। माइल्ड टू मॉडरेट जो उन पे ध्यान देना चाहिए। सो ये है क्रक्स इसका, एसिम्टोमेटिक होने। तो डॉक्टर पूनम, मैं आपसे भी इस पर राय जानना चाहूंगा। जो डॉक्टर टिक्कू कह रहे हैं कि इसका मतलब ये है कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि इम्यूनिटी बढ़ाई जाए, क्योंकि अगर लक्षण नहीं हैं और तब भी आप कोरोना, आपको हो सकता है, हल्का हो सकता है, आप उसके कैरियर हो सकते हैं, लेकिन अगर आपकी इम्यूनिटी है तो आपको कुछ नहीं होने वाला, आपको पता भी नहीं चलने वाला शायद। और आप, हो सकता है खतरा उन लोगों के लिए हो जिनको इम्यूनिटी नहीं है। तो एक तो वो, तो जैसे डॉक्टर टिक्कू ने कहा कि जिनकी उम्र ज्यादा है उनमें इम्यूनिटी कम होने के चांसेस रहते हैं, और बाकी जो हैं उनको अपनी इम्यूनिटी वैसे भी बढ़ानी चाहिए। जी जी, मतलब वो तो एक्चुअली इम्यूनिटी हर चीज के लिए है, सिर्फ कोरोना वायरस के लिए। हेल्दी का मतलब है आप इम्यून है, मतलब आपको जितने इन्फेक्शन हैं वो जल्दी नहीं लग सकते। तो आपकी अगर इम्यूनिटी कम है तो वो ऑब्वियसली कोई भी इन्फेक्शन हो सकता है, कि सिर्फ कोरोना ही नहीं है, कोई भी इन्फेक्शन हो सकता है जी। तो आप इम्यूनिटी कैसे बढ़ा सकते हैं? आप हेल्दी रहिए, हेल्दी खाइए, एलिवेटर ना लीजिए, ऊपर से नीचे तक एटलीस्ट स्टेयर्स लीजिए, जंक फूड ना खाएं। अगर आपको कोमॉर्बिडिटीज हैं जैसे हाइपरटेंशन है, डायबिटीज है,
आप अपनी दवाई अच्छी तरह लें, अपने आप को तंदुरुस्त रखिए, वही इम्यूनिटी है। ऐसे कोई मैजिक पिल नहीं है कि आप खाएंगे और इम्यूनिटी बेटर हो जाएगी। जितनी भी ये हेल्दी चीज़ें हैं, इवन आफ्टर अगर आपका ये कोरोना का एपिसोड ख़त्म भी हो जाता है तब भी आप एक्सरसाइज करते हैं, आप वेट अपना ठीक रखते हैं, आप अपनी दवाइयाँ ठीक रहते हैं, इस हेल्दी, इन लेमैन्स टर्म्स हेल्दी रहना का मतलब इम्यूनिटी है। ऐसा कुछ चीज़ मैजिक पिल है नहीं। तो आप अपने आप को हेल्दी रखिए, आप हर चीज़ वो करिए जिससे आपकी हेल्थ मेंटेन रहे, एंड दैट ऑल्सो इंक्लूड्स कि अगर आपको कोई कोमॉर्बिडिटी है उसकी दवा भी आप सही तरह से लें। जी, तो डॉक्टर, इसी चीज़ को इम्यूनिटी कहते हैं। और डॉक्टर टिक्कू, इसके साथ ये अपने हेल्दी रखने के अलावा अब ये लोग ये भी धीरे धीरे सीखते जा रहे हैं कि साफ सफाई, तो ये जूते चप्पल भी सैनिटाइज करने हैं डॉक्टर टिक्कू? नहीं, जूते चप्पल कितना आप सैनिटाइज कर लोगे। हाँ, अगर चप्पल है तो आप पैर धो लीजिए घर में जाने से पहले, और जितना हो सके आप बाहर ही रखिए जूते, घरों के अंदर जूते मत ले जाइए। मेरी तो ये पर्सनली मेरा मानना है पहले से ही कि घरों में जूते वैसे भी नहीं जाने चाहिए, घर को साफ रखना चाहिए। चप्पल आप धो लेंगे, जूते तो धो नहीं सकते, आप जूते बाहर ही रखिए। क्योंकि जो स्टडीज हुई हैं हॉस्पिटल्स में अभी रिसेंटली कोविड रिलेटेड, उसमें पता चला है कि जूतों में है इन्फेक्शन, कैरी करता है भाई। अब उससे कितने लोगों को इन्फेक्शन होता है वो मुश्किल है बताना, और वो भी हाँ, जूता तो है ही गंदा। आप देखिए हर जगह जूता सड़क पे होता है, या इन्फेक्ट थूका होगा कोई, कुछ इन्फेक्शन हो तो वो इन्फेक्ट हो सकता है। तो जूतों को आप धो मत लीजिए, बाहर ही रख लीजिए, घर के अंदर मत घुसाइए। चप्पल जो है वो आप धो सकते हैं, हाथ पैर धोने ही होते हैं, उसके साथ चप्पल भी धो लीजिए। बट हाँ, जूते गंदे होते ही हैं यूजुअली, तो उनको वैसे भी घर के अंदर नहीं घुसाना चाहिए। वो वैसे भी एक हाइजीनिक चीज़ नहीं है करने के लिए। और आजकल के तो बिल्कुल ही मैं बोलूँगा कि जूतों को आप घर के बाहर रख लीजिए, अंदर नहीं ले लीजिए। डॉक्टर पूनम, पालतू जानवरों की जहां तक बात है, कुछ लोग कह रहे हैं कि उनको भी मास्क पहना देते हैं। नहीं, बहुत लोग बहुत सारी चीज़ें कह रहे हैं। ये वाला जो वायरस है ये एनिमल से ट्रांसमिट नहीं हो रहा है। बहुत थोड़े टाइम पहले एक आर्टिकल आया था, मुझे याद नहीं है कौन सी कंट्री का था, कि कोई टाइगर पाया गया था जिसमें कोरोना वायरस है। जी जी। तो ये सब वायरसेस जो हैं ये एनिमल्स में होते हैं, रहते हैं। जैसे HIV भी जब शुरू हुआ था तो शुरू में ये कहा गया था कि चिंपैंजीज में पाया गया था, उसके बाद ह्यूमन बींग्स में आया। फॉर एग्जांपल उनको खरोचा होगा या ब्लड के थ्रू ह्यूमन बींग्स में आया। सिमिलरली ये वायरसेस अगर किसी में है, किसी जानवर में है, पता नहीं है या नहीं है आज की डेट में, पर अगर हो भी तो इनका ट्रांसमिशन एनिमल्स टू ह्यूमन बींग्स नहीं है। मतलब एनिमल से व्यक्ति का ट्रांसमिशन इसमें नहीं है। सब्जियों की बात जहां तक हुई, पानी से धोने की हुई, आपने कहा पानी से धो लें। अब उसको धूप में भी सुखाना है क्या? कई लोग कह रहे हैं धूप में सुखा दीजिए उसके बाद। नहीं, ज़रूरत नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। 5-10 मिनट आप उसको बाहर ही रखिए, जब सूख जाए तो आप फ्रिज में रखिए या जहाँ पर भी आपको रखना है, पर धूप वगैरह में रखने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मैंने पहले भी बताया कि ये चांस होना कि वो इन्फेक्टेड हो और सब्जी वाले ने उस पर खांसा छींका और वो पॉजिटिव है सब्जी वाला, हम ये सब मान के चल रहे हैं, जो बहुत रिमोट पॉसिबिलिटी है। और कितनी देर, और वो धोने के बाद भी वो वॉश ऑफ हो रहा है, वैसे ही क्लीन हो रहा है, अब हम मान रहे हैं उसके बाद भी उस पे वायरस है, तो वो इट्स कैरिंग इट अ बिट टू फार, आई वुड से। सो पॉसिबिलिटी बहुत कम है। 5-10 मिनट आप रखिए उसको धूप में या बाहर रख सकते हैं, ऐसा कोई हार्म नहीं है, बट ऐसा कोई रूटीनली करने की जरूरत नहीं है। अभी भी ट्रांसमिशन जो है सबसे ज्यादा ड्रॉपलेट से होता है, 80% से ज्यादा ड्रॉपलेट, खांसने छींकने से, उसके बाद फोमाइट से। अगर कोई सरफेस से हुआ हो, टच हो रहा है, टेबल पे है, लैपटॉप पे है, फोन पे है और आपने हाथ लगाया, आप कितने पॉजिटिव केसेस खांस रहे हैं, छींक रहे हैं और वो चीज़ आपके घरों में पहुंच रही है, आपको उस हिसाब से सोचना होगा। बहुत कम चांस है, बट हाँ, सफाई तो रखनी है। दैट डजंट मीन कि हमें कंप्लेसेंट होना है। हमें तो यही सोचना है कि हर आदमी पॉजिटिव है, हर सरफेस इन्फेक्टेड है, उसी हिसाब से हमें अपना काम करना है। डॉक्टर पूनम, डेंटिस्ट की हमने बात की, अब और कुछ हो तो भी हॉस्पिटल अवॉइड करें डॉक्टर को दिखाना। अब क्या ऐसा हो सकता है कि डॉक्टर को ना दिखाना डेंजरस हो जाए किसी भी कंप्लेंट के लिए? नहीं, वो आपको गेज करना है। हाँ, तो आजकल काफ़ी फिजिशियंस टेली काउंसलिंग भी कर रहे हैं। अगर वो व्यवस्था नहीं है तो आप अपने फिजिशियन को एक बार टेलीफोन तो कर लें। कई चीज़ें ऐसी होंगी जो आप कॉमन सेंस से नहीं कर पाएंगे। फॉर एग्जांपल, अगर आपके सर में दर्द है तो हो सकता है आप क्रोसिन ले लें, पर आपके सर दर्द 2-3 दिन चला, आपको वॉमिटिंग आ रही है, सर दर्द, तो आपको लगेगा ये नॉर्मल सर दर्द नहीं है। ऐसे केसेस में अगर आप कहीं किसी अस्पताल की इमरजेंसी में जा सकते हैं तो ज़रूर जाएं
और अगर कोई इमरजेंसी नहीं लग रही है तो एटलीस्ट अपने फिजिशियन को टेलीफोन से राय ले लें। अब जैसे गर्मी बढ़ती जा रही है, अब सवाल एसी काम कई बार कर चुके हैं, अब एसी और कूलर में अगर चॉइस है तो क्या चलाना चाहिए, डेजर्ट कूलर या एसी? एसी के बारे में मैं आपको क्लियर कर दूं एक बार कि जो घरों में एसी हैं वो विंडो एसी है या स्प्लिट एसी है, उससे चांस इन्फेक्शन फैलने का बहुत कम है, क्योंकि घरों में पॉजिटिव पेशेंट्स तो है ही नहीं, बहुत कम जो हैं वो हमें पता है वो आइसोलेटेड हैं, मान लो हैं भी तो उसी कमरे में लिमिटेड है वो, तो इन्फेक्शन वैसे भी उन कमरों में सफाई वफाई तो करनी है। ये जो एसी का खतरा है इन्फेक्शन फैलने का, ये उन जगहों पर है जैसे होटल्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, जहाँ सेंट्रली एयर कंडीशन यूनिट्स हैं। अब वहाँ क्या होता है कि सर्कुलेट होता है ये हर जगह। अब एक जो स्टडी हुई थी चाइना में, गुआंगझो में, एक रेस्टोरेंट में 3 फैमिलीज खाना खा रही थी, आसपास ही थे टेबल्स उनके। सो पहला पेशेंट जो था उसको 24 जनवरी को कुछ सिम्टम, उसी दिन सिम्टम्स आए जो खा रहा था खाना, हो सकता है उसने खांसा हो, छींका हो, उनको 10-15 दिन के बाद उन्होंने देखा कि वो जो बाकी टेबल्स पे थे दो लोग, उन्हें भी हो गया। तब से ये आ गया कि शक। उस स्टडी का भी कंक्लूजन ये 100% नहीं था कि इनको उसी से हुआ, बट मोस्ट लाइकली उन्होंने बोला था कि उससे हुआ होगा। उसका मतलब ये है कि अगर उस कमरे में जहाँ पॉजिटिव पेशेंट है वो खांस रहा है, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, क्योंकि एसी से सर्कुलेट हो रहा है एयर, तो आसपास उस कमरे में वो ड्रॉपलेट्स फैल सकते हैं। अब वो ड्रॉपलेट्स एसी के डक्ट के थ्रू हर कमरे में जाएं, लॉन्ग रेंज में फैला दे पूरी बिल्डिंग में, ये बहुत अनलाइकली है कि वो हर जगह कितना वायबल रहता है डक्ट्स में, क्या परसेंटेज है उसकी इन्फेक्शन, उससे कितने लोगों को होता है, तो ये मुश्किल है बता। तो उस कमरे में स्पेशली देखा गया, या डायमंड प्रिंसेस में भी उन्होंने स्टडी करी थी क्रूज में, कि जो कमरे साफ किए गए थे उनमें वायरस नहीं मिला, और एक कमरा उन्होंने साफ नहीं किया और वहाँ उनको बाथरूम में, हैंडल्स में, सिंक में वायरस मिला था। क्योंकि एयर से जो ये आसपास सराउंडिंग्स में फैल रहा है, इन्फेक्ट हो रहा है, फोमाइट्स, उनको हाथ लगाने के बाद अगर आप फेस को हाथ लगाएंगे तो आपको इन्फेक्शन होगा। तो इन शॉर्ट कहना ये है कि सेंट्रली एयर कंडीशन में थोड़ा सावधानी रखनी होगी, बट आपके घरों में जो एसी है, स्प्लिट है या विंडो है, मोस्ट लाइकली कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि पॉजिटिव केसेस घर पे होंगे नहीं। मान लो आइसोलेशन में है कोई पॉजिटिव केस, हाँ उनका तो कमरा वैसे भी साफ करना चाहिए पूरी तरह से, मास्क पहनने चाहिए, सावधानी रखनी होती है, उन्हें भी मास्क देना होगा। सो आई वुड से घरों में ऐसे घबराने की कोई बात नहीं है। सेंट्रली एयर कंडीशन में वो देखेंगे अथॉरिटीज क्या करना है, कैसे करना है, रिसर्कुलेट हो रहा है एयर, नहीं हो रहा है, बट उसके बावजूद भी इट इज लिमिटेड टू दोज रूम्स वेयर द पॉजिटिव पेशेंट इज स्टेइंग। आई वुडंट से कि सेंट्रली एयर कंडीशन है इसलिए पूरी बिल्डिंग में हो रहा है। तो ये तो सिर्फ एसी की बात हुई। अब डॉक्टर पूनम, एसी वर्सेस कूलर कौन सा प्रेफरेबल है? या आपके घर जो भी है, चाहे एसी है आप एसी चलाएं, कूलर है कूलर चलाएं, बट जैसे हमने लास्ट टाइम कहा था कि थोड़ा वेंटिलेट करिए आप अपने घर को। ऐसा नहीं है कि पूरा दिन 24 घंटे आपने एसी ऑन कर दिया या कूलर ऑन कर दिया। अच्छा। थोड़ी थोड़ी देर बाद आप वेंटिलेशन होने दीजिए। अगर आप अपार्टमेंट में हैं तो और अपनी खिड़की है या दरवाजा है उसमें क्रॉस वेंटिलेशन होने दीजिए। अगर आप इंडिपेंडेंट घर में रह रहे हैं तब भी खोलिए। मतलब आप, ऐसा नहीं हो सकता कि भाई आपने एसी ऑन कर दिया अब पूरे दिन एसी ऑन है, या कूलर ऑन है तो पूरे दिन कूलर ऑन है। द कॉन्सेप्ट ऑफ वेंटिलेशन हैज़ टू बी देयर, कि आप अच्छा अपने घर में हवा क्रॉस करने दें, खिड़कियां खोल दीजिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ भी मतलब जो डेजर्ट कूलर में पैड वगैरह रहते हैं उन सब से उतना ही खतरा है जितना एसी से है, या उतना ही नहीं है जितना एसी से नहीं है? दोनों में फर्क कुछ नहीं है? जी, बस कूलर्स में हम लोग को, हाँ, बट कूलर्स में हमको यही देखना है कि अगर आप कूलर नहीं चला रहे हैं तो उसमें पानी स्टैग्नेट, मतलब पानी रुक ना जाए, क्योंकि फिर क्या होगा कि उसमें मच्छर पैदा होने शुरू हो जाएंगे और फिर तमाम बीमारियां शुरू हो जाएंगी। जी जी। तो एक इंडियन सिनेरियो में ये आपको बहुत देखना है कि पानी सर्कुलेट हो रहा है। अगर आपने 3-4 दिन बंद कर दिया कूलर और उसका पानी अंदर रह गया तो उसमें मच्छर पैदा हो जाएंगे, लार्वा पैदा हो जाएंगे, क्योंकि स्टैग्नेंट वाटर, जो रुका हुआ पानी है, उसमें मच्छर होता है। फिर कोरोना वायरस को छोड़ के आपकी तमाम और चीजें चल जाएंगी। जी जी। तो कूलर्स में सिर्फ वही ध्यान रखना है कि आपको पानी, अगर आप नहीं यूज कर रहे तो खाली कर दीजिए कूलर को। बट आपके घर कुछ भी है, कूलर है, एसी है, पंखा है, दरवाजे खिड़के खोलिए, लिव अ हेल्दी लाइफ। तो डॉक्टर पूनम और अर्ज करें, क्या ये जो दाढ़ी मूछ लोग रखते हैं वो भी कोई खतरा है? दाढ़ी मूछ ना रखें? देखिए, एक स्टडी आई थी, इंटरनेशनल स्टडी है, मुझे उस कंट्री का नाम याद नहीं है क्योंकि इतनी स्टडीज आ रही हैं, जिसमें ये कहा गया था कि आप प्रेफर करें
आई थिंक यूके में था। आप प्रेफर करें कि अगर आपके कोई रिलीजियस रीज़न नहीं है, अगर आपका कोई रिलीजियस रीज़न नहीं है, तो आप प्रेफर करिए कि क्लीन शेव रहें। क्योंकि उसके ऊपर आप मास्क पहनेंगे, फिर यू नो ये अगेन एक सिर्फ एक कॉमन सेंस वाली चीज़ है। ऐसा नहीं है कि किसी ने प्रूव किया है कि जो लोग की दाढ़ी और मूंछ है उसमें कोरोना वायरस ज़्यादा होगा। ये सब चीज़ें कॉमन सेंस हैं और लोग एक दूसरे से शेयर कर रहे हैं। तो अगर आपका रिलीजियस वो नहीं है तो आप कर सकते हैं शेव। बट हाँ, ये कहना कि किसी ने स्टडी की और देखा कि दाढ़ी मूंछ में ज़्यादा कोरोना वायरस है, वो नहीं है। और अगर रिलीजियस रीजन से रखनी ही पड़ रही हो दाढ़ी मूछ, तो उसको क्या सैनिटाइज करना है या बस वो अपना नहा धो रहे हैं उतना ही बहुत है? सैनिटाइज नहीं, आप जैसे नहा धो रहे हैं, जैसे बाल है वैसी दाढ़ी मूछ है। तो अगर आप नहा रहे हैं और बाल में साबुन लगा रहे हैं तो वैसा ही दाढ़ी मूछ है। यू नो, हेड हेयर और फेशियल हेयर तो एक ही है। तो आप कहीं बाहर से आते हैं तो आप अगर नहाना चाहते हैं तो वो सेम चीज़ करनी पड़ेगी। आप साबुन से नहाइए, उसी में दाढ़ी मूछ है, उसी में सर के बाल। बहुत बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर पूनम और डॉक्टर टिक्कू, हमारे ये छोटे छोटे सवालों के जवाब देने के लिए। हम हर डॉक्टर से यही कहते हैं, आप लोग बहुत बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं, लेकिन इस वक्त तो जीवन इन छोटे छोटे सवालों में ही उलझा हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया, और जीवन शायद ऐसे ही रहने वाला है काफ़ी समय तक। बहुत बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर टिक्कू, डॉक्टर दास।